उजाले उनकी यादों के। उजाले उनकी यादों के। नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज से विविध भारती के श्रोताओं के साथ अपनी सुनहरी यादें बांटेंगी फिल्म जगत की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री वहीदा रहमान। तो आइए सुनते हैं अभिनेत्री वहीदा रहमान जी से कमल शर्मा की लंबी बातचीत पर आधारित इस कार्यक्रम की पहली कड़ी। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो। जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए। मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो। 14वीं का चांद हो। चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कंवल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल। जाने बहार तुम किसी शायर का ख्वाब हो। 14वीं का चांद हो। खेलती है तबस्सुम की बिजलियां, सजदे तुम्हारी राह में करती है कहकशां। दुनिया हुस्न इश्क का तुम ही शबाब हो। 14वीं का चांद हो या आफताब हो। आज हमारे स्टूडियो में उतर आया है 14वीं का चांद। इन्हें इंडियन स्क्रीन की क्लासिक ब्यूटी कहा जाता है और इन्हें जाना जाता है अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए। जी हाँ, आज इस प्रोग्राम में हमारी खास मेहमान हैं वहीदा रहमान जी। वहीदा जी, मैं अपनी ओर से विविध भारती के करोड़ों श्रोताओं की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ इस प्रोग्राम में। नमस्कार। नमस्कार, शुक्रिया। कैसा लग रहा है हमारे स्टूडियो में आकर के आपको? मेरे ख्याल से पहली बार आई हूँ मैं स्टूडियो में और अच्छा लग रहा है, अच्छा है। क्योंकि इस समय
करोड़ों लोग आपकी बातचीत सुन रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से, और जिन्होंने आपकी फ़िल्में देखी उन्हें बहुत सारी बातें याद आ गई होंगी, बहुत सारे सीन याद आए होंगे। कभी आपने उनको रुलाया होगा, कभी हँसाया होगा। हाँ। आपसे ये जानना चाहते हैं कहाँ आपकी पैदाइश हुई? मेरी पैदाइश हुई चेन्नई के पास, हाँ जी। एक जगह, छोटी सी जगह है, इसका नाम है चेंगलपेट। अच्छा। तो वहाँ पर मेरे वालिद साहब कमिश्नर थे, तो वहाँ पैदाइश हुई। मेरे ख्याल से कुछ घंटे, 1.5 घंटे का सफ़र है चेन्नई से वहाँ, मतलब मैं तमिलियन हूँ समझिए। अच्छा, अच्छा। हाँ। लेकिन आपने शुरुआत की तेलुगु फ़िल्म से। हाँ, वो क्या हुआ, मेरे वालिद साहब का ट्रांसफ़र हुआ करता था हर जी। 3 साल, पोस्टिंग होती थी जी। जो आईएएस ऑफिसर्स की होती थी। तो हम विजयवाड़ा में थे, आंध्र प्रदेश में। तो मैंने कई बार डांस परफॉर्मेंस स्टेज पे दिए थे। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, 11-12 साल की। तो साउथ इंडियन मूवीज़ जो थी वहाँ से मुझे ऑफर्स आ रहे थे। तो उस वक्त मेरे वालिद साहब ने कहा, ये उम्र बहुत छोटी है, अभी पढ़ाई भी नहीं ख़त्म हुई, तो अभी वैसे एज ए प्रोफेशन शुरू करने का इरादा भी नहीं था। मगर उसके बाद मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, तो मैं 13 साल की थी। फिर भी मेरी मुझसे 3 बड़ी बहनें हैं, उन सब की शादी हो चुकी थी, तो मैं रह गई थी और मेरी बारी थी शादी होने की। तो फिर इत्तेफाक की, किस्मत की बात है मैं कहूँगी, फिर से ऑफर आने लगे साउथ से। मतलब मद्रास में उस वक्त सारी इंडस्ट्री मद्रास में थी, वहाँ तेलुगु या तमिल दोनों फिल्में बनती थी। तो फिर जब एक ऑफर आया तो मेरी वालदा कहने लगी, नहीं अभी मेरे हस्बैंड नहीं है, तो मैं नहीं इजाज़त दे सकती। तो मैं तो बहुत खुश हो गई, एक्साइट हो गई। तो वो जो प्रोड्यूसर थे वो किसी जगह के आंध्र प्रदेश के छोटे से ज़मींदार थे, वो प्रोडक्शन में जा रहे थे। तो उन्होंने मेरी वालदा से कहा कि नहीं, मैं रहमान साहब को जानता हूँ, मिल चुका हूँ, तो अभी वक्त बदल रहा है, इसको भी एक बाकायदा प्रोफेशन समझा जाता है, और सिर्फ एक डांस ही तो करना है, स्टेज पे करती थी, एक फिल्में कर ले तो क्या हर्ज है। तो मैं तो बहुत मेरे पीछे पड़ गई मम्मी के कि प्लीज़ इजाज़त दे दीजिए, करने दीजिए। तो उन्होंने कहा, अच्छा चलो, अभी तक कोई लड़का मिला नहीं, चलो कर लेने दो। और फिर किस्मत की बात थी कि वो पहली फिल्म में जो एक सिर्फ मैंने फोक डांस किया था, वो बहुत कामयाब हुआ, बहुत ही ज़्यादा कामयाब हुआ, जो किसी को उम्मीद नहीं थी और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं थी। फिर वहाँ से सिलसिला शुरू हो गया। उस डांस के जो बोल थे गीत के, कुछ याद है आपको? पूरे तो याद नहीं है। हेरुआ का साकारो रन्नो चिन्नन्ना, आगे क्या बात है, क्या बात है, आप तो बहुत सुरीली भी हैं। अच्छा, वो फिल्म कौन सी थी? उसका नाम था रोजुलू माराई। मतलब था कि डेज आर चेंज्ड, विच लिटरली चेंज माय लाइफ एंड डेज। फिर वो बहुत कामयाब हुई फिल्म। तो मेरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर कहने लगे, आपको पता है जब आपका गाना आता है और ख़त्म हो जाता है तो लोग पैसे फेंकते हैं स्क्रीन की तरफ। तो मैंने सोचा मुझे खुश करने के लिए कह रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, फिल्मों में मैंने तो कभी नहीं देखा लोग पैसे फेंकते हैं, और जब मेन आर्टिस्ट नहीं हो। तो फिर मैं और मेरी वालदा और मेरी बहन सब मिलके देखने गए थे थिएटर में। हाँ, तो वाकई लोग पैसे फेंक रहे थे और कहते थे इसको दोबारा दिखाया जाए। तो मेरी नहीं समझ में आया, दोबारा फिल्म एक चल रही है, कैसे हो सकता है। तो फिर हमको वो एग्जिबिटर थे, उन्होंने कहा पॉसिबल है, क्योंकि वो रील निकालते हैं फिर दोबारा चलाते हैं। तो कई शहरों में वो निकाल के फिर एंड से पहले मतलब वो गाने को दोबारा प्ले करते थे। तो वो इतना ज्यादा कामयाब हुआ था वो गाना। क्या कहते हैं? और इसके सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस हो रहे थे पूरे आंध्र प्रदेश में। तो हम हैदराबाद गए, तो वहाँ इत्तेफाक से गुरुदत्त जी क्यों गए थे वो खुदा ही बेहतर जाने, वहाँ थे वो। तो वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस में बैठे हुए थे, तो काफ़ी शोर शराबा, 2-3 मोटरें जा रही थी, लोग भाग रहे थे। तो उन्होंने पूछा, भाई क्या हो रहा है बाहर। तो उन्होंने कहा एक बहुत कामयाब तेलुगु फिल्म बनी, तो उसके आर्टिस्ट हैं। तो लोग अच्छा अच्छा। तो फिर वो उन्होंने गुरुदत्त जी से कहा कि उसमें एक नई लड़की ने एक डांस किया है, वो बहुत कामयाब हुआ, और उस लड़की का नाम है वहीदा रहमान। बोले नहीं है भी मुस्लिम, तो वो उर्दू बोल सकती है। तो उन्होंने कहा हाँ जरूर बोल सकती है, क्योंकि क्या है, डाउन साउथ इंटीरियर गाँवों में वो अब तेलुगु बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में तमिल वाले तमिल बोलते हैं, हालांकि है मुसलमान,
केरला उस तरफ मलयालम बोलते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं ये बोलती हैं। तो बोले आपको कैसे पता? तो उन्होंने कहा कल फंक्शन था, स्टेज पे आर्टिस्ट आए थे तो मैं भी उसमें था, तो ये लड़की आई स्टेज पर और उर्दू में बोल रही थी। बोले अच्छा, तो क्योंकि आजकल मुझे नए चेहरों की तलाश है तो ये क्या मुनासिब है कि मैं उससे मिल सकूं? तो उन्होंने कहा मैं कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने अपने हमारे जो प्रोड्यूसर थे उनके ज़रिए एक मीटिंग अरेंज की, तो वहाँ मुलाकात हुई। तो कुछ ज़्यादा बात नहीं हुई, थोड़ी देर 10-15 मिनट मैं और मेरी वालिदा थे, फिर चुप, कुछ खास कहानी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप बॉम्बे आइए। खैर हम वापस मद्रास पहुंचे तो इस चीज़ को भूल गए हम। 6 महीने बाद फिर उन्होंने किसी को भेजा मद्रास, तो उन्होंने कहा हम मिले थे हैदराबाद में, उनको कहिए बॉम्बे आने के लिए, तो उनका टेस्ट फिर से लेंगे हम, फिर हम साइन करना चाहते हैं। बिल्कुल वही हो तुम। मुद्दत से मेरी आंखें इसी रूप की तलाश कर रही थी, इसी रूप की। जी? वही सादगी, वही भोलापन। आप मुझे माफ कर दें तो अच्छा है, मुझसे एक्टिंग वैक्टिंग नहीं होगी। मैं जिस हाल में हूँ अच्छी हूँ। किस हाल में? मेरा मतलब तुम क्या करती हो? काफी बड़ी नौकरी है, मॉडर्न केमिस्ट में 90 रुपए मिलते हैं, पूरे 10 कम 100। हमारी कंपनी में काम करने के लिए तुम जानती हो क्या मिलेगा? 1000। 1000 पूरे 10 गुना 100। बाप रे। अब तो एक्टिंग करोगे ना? CID पहली मेरी हिंदी फिल्म थी और दूसरी प्यासा। क्या चाहिए? वो फाइल जिसमें से आपको वो गीत मिला। और कुछ नहीं? देखिए मुझे बेतुका मजाक पसंद नहीं। तो फिर अभी तक मेरे पीछे पीछे क्यों आए? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ आपके पास फाइल है या नहीं। वो मेरे लिए बहुत कीमती है। जब भी मेरे पास पैसे हुए मैं। अच्छा, तू खाली हाथ आया है मेरे पीछे? इस कोठे को खाला जी का घर समझा है क्या? चल निकल यहाँ से। देखो तुम समझती क्यों नहीं? मुझे सिर्फ फाइल चाहिए, फाइल। फाइल के मेरे लिए वो बहुत कीमती है। निकल यहाँ से। तू जाता है ये उतारो अपनी जूती। तेलुगु एक ही फिल्म किया आपने? दूसरी भी और एक फिल्म थी जिसमें लीड रोल किया था मैंने। अच्छा। और ऑपोजिट NT रामाराव, अच्छा। जो आंध्र प्रदेश के मशहूर CM थे, वो प्रोड्यूसर थे उस फिल्म के और खुद हीरो भी थे। पहली वाली में तो मेरा सिर्फ डांस था, वो रिलीज हुई, बहुत कामयाब हुई, तो उसके थोड़े अरसे बाद ये भी रिलीज हो गई थी। वैसे हिंदी और उर्दू जो दोनों को बहने ही माना जाता है, हमारे यहाँ तो हिंदुस्तानी सिनेमा ही है। हाँ। और बैकग्राउंड वैसे आपका चेन्नई का था और फिर मुस्लिम बैकग्राउंड था, तो उर्दू तो आती ही थी, जैसे हाँ कि उन्होंने कहा भी था आपको। हाँ। लेकिन जिसमें धारा प्रवाह बोलना है वो थी CID। तो लैंग्वेज को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं थी? नहीं, क्योंकि घर में हम उर्दू ही बोला करते हैं, तो उसके लिए तकलीफ कोई नहीं हुई। मेरी ख्वाहिश भी अंदरूनी यही थी कि हिंदी फिल्मों में काम करूं। हालांकि मुझे तेलुगु और तमिल बोलनी आती है, मगर इतनी बढ़िया नहीं, इतने रवानगी के साथ नहीं बोल सकती मैं, याद करके बोलना पड़ता है। बोल लेती हूँ काम चलाने के लिए, उर्दू से आसानी थी। खाना खाओ तुम। भूख नहीं है मुझे। है कैसे नहीं? लो खाओ। आपको मुझ पे तरस खाने का कोई हक नहीं। माफ कीजिएगा, मेरी नाराजगी का बुरा न मानिएगा। बिल्कुल नहीं, तुम्हें नाराज होना भी चाहिए। उस दिन मैंने बहुत बुरा सलूक किया तुम्हारे साथ। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। तो फिर खाना खा लो, तुम्हें मेरी कसम। आप अपनी कसम क्यों देती है मुझे? मुझे ठीक तरह जानती भी तो नहीं। खूब जानती हूँ। कैसे? तुम्हारी नज़्म और गज़लों से। जब तुम्हारे ख्यालात और जज्बात को जान लिए तो अब जानने को क्या बचा है? मैं आपको समझ नहीं सका। उस दिन तो तुम बार बार मुझे आप क्यों कहते हो? कुछ अजीब सा लगता है मुझे। क्यों? आज तक लोगों के मुंह से मैं सिर्फ दूतकार ही सुनती रही हूँ अपने लिए। उनकी फिक्रेबाजियाँ और ताने सुनती रही हूँ, गालियाँ सुनती रही हूँ, गंदा मजाक सुनती रही हूँ, और तुम इतनी इज्जत से पेश आते हो मुझसे। मुझे प्यासा का वो गाना बहुत पसंद है, जिससे मेरा काम लोगों को भी बहुत पसंद आया। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी। जाने क्या तूने कही,
जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही। प्यासा जो है, इस फिल्म को जितनी बार भी देखे मन की प्यास रह ही जाती है और हर बार एक नई चीज हमारे सामने आती है। आपको याद है जब आपने पहली बार वो कैमरा फेस किया था, कौन सा दृश्य था, कुछ याद है आपको? पहले तो सीआईडी बनी थी, उसके डायरेक्टर थे राज खोसला। आपके मुझसे कुछ काम है? सच पूछिए तो आपको काम है मुझसे? मुझे आपसे कुछ काम है? जी हाँ, एडिटर श्रीवास्तव के खून के बारे में मुझे कुछ ऐसी बातें मालूम है जिनमें शायद आपको दिलचस्पी हो। आप यहाँ क्यों नहीं आ जाती? मैं वहाँ नहीं आ सकती इंस्पेक्टर शेखर, आपको मेरे यहाँ आना पड़ेगा। कहाँ आना होगा? वो भी टेलीफोन पर बताना मुश्किल है। तो फिर आऊंगा कैसे? आप आना चाहें तो इस वक्त मेरी गाड़ी आपके दफ्तर के सामने खड़ी है। नंबर है BMZ 1454। आप उसमें बैठ जाइए और मेरे यहाँ आ जाएंगे। बाय बाय। महीने 2 महीने तो सिर्फ सीआईडी की शूटिंग हो रही थी। तशरीफ रखिए। फरमाइए।
आप इस मुकदमे के बारे में क्या जानती हैं? मुकदमा? कैसा मुकदमा? लेकिन आपने नहीं तो कहा था कि आप इस मुकदमे पर काफी रोशनी डाल सकती हैं। रोशनी? मुझे ज्यादा रोशनी पसंद नहीं। तो फिर आपने मुझे बुलाया क्यों? सुना है आपको तोतों से बहुत दिलचस्पी है। तोते? जी हाँ, तोते। गंगाराम, मियाँ मिठू। तोतों का शौक तो है मुझे, आपको भी है? मुझे सिर्फ एक तोता पसंद है, गूंगा तोता। गूंगे तोते किस काम के? बाजार में कोई चार आने भी नहीं देता। लेकिन मैं इस तोते के मुंह मांगे दाम दे सकती हूँ। 1000, 2000, 5000। और आपके पास है ऐसा तोता? जी नहीं, मेरे पास तो एक तोता है और वो खूब बोलता है। पिछले दिनों आपके पिंजरे में एक नया तोता आया है। आप उसे बुलवाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अब तक खामोश है। वो तोता? जी हाँ। अच्छा हुआ आप समझ तो गए। मैं उसके लिए कोई भी कीमत दे सकती हूँ। 10,000, 20,000, 50,000। कहिए, मंजूर है? जी नहीं, आप कोई दूसरी दुकान ढूंढिए। मैं रिश्वत की तिजारत नहीं करता। आप जानती हैं कि रिश्वत देना जुर्म है। रिश्वत? कैसी रिश्वत? मैंने तो तोता खरीदना चाहा था। आप नहीं बेचना चाहते तो ना बेचिए। नाराज क्यों होते हैं साहब? नाराज होने की ही तो बात है। आपको मालूम है मैं आपको गिरफ्तार कर सकता हूँ। तो कर लीजिए ना गिरफ्तार। हेलो। वो तोता बेचने के लिए तैयार नहीं हुआ। तुमने उसे जाने दिया? वो अभी तक बेहोश पड़ा है। ये अच्छा किया तुमने। इसी हालत में उसे भिजवा दो। कहाँ? कहीं भी, बॉम्बे आगरा रोड पर छोड़ दो। उसे ये नहीं पता चलना चाहिए कि वो कहाँ आया था। 2-3 महीने के बाद प्यासा की भी शूटिंग शुरू हुई थी और दोनों डायरेक्टरों में मैंने फर्क बहुत पाया, क्योंकि राज खोसला जो थे वो अच्छे डायरेक्टर थे फिल्मों में के लिए, मगर नए आर्टिस्ट को हैंडल करना उनको इतना नहीं अच्छा आता था। हालांकि गुरुदत्त जी तो वो आर्टिस्ट की क्या परेशानी है वो सोचते थे, गौर से देखते थे, फिर पूछते थे आर्टिस्ट को कि आपको तकलीफ क्या है, आप समझ नहीं पाए या ये करते वक्त आपको किस चीज की तकलीफ हो रही है। तो उससे फिर लगता था कि हाँ मैं कह सकती हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। और चूंकि मैं नई नई थी और बहुत शाई थी तो पूछती नहीं थी। यहाँ गुरुदत्त जी पूछते थे कि आपका कुछ प्रॉब्लम है, लगता है क्या है, क्या तकलीफ हो रही है, आपको डायलॉग नहीं ठीक लग रहा है या मूवमेंट नहीं ठीक लग रहा है। तो उससे एक कॉन्फिडेंस आया कि ये तकलीफ हमारी पूछ रहे हैं। एक वक्त प्यासा में ऐसे हुआ कि पहली बार ये विजय हीरो से मिलती है, वो ऊपर जाती हूँ, उनके कुछ कागजात मेरे पास रह जाते हैं तो वो चले जाते हैं, तो मैं 2-3 फ्लोर से नीचे भागी भागी आती हूँ, कहते विजय विजय विजय। तो पीछे से मेरी सहेली कुमकुम आती हैं, कहते क्या हुआ? तो कहती ये जो गाना मैं गा रही थी और ये तो इनका लिखा हुआ है। तो क्या होता था, मैं जब दौड़ के नीचे पहुंचती थी मुझसे डायलॉग नहीं बोले जाते थे। आई यूज्ड टू गेट ब्रेथलेस, हाँ सांस फूल जाता था। तो काफी रीटेक हो गया, मुझे बड़ी शर्म आया कि मैं इतना नहीं कह सकती, वो डायलॉग तो कुछ ज्यादा नहीं है। तो वो बार बार पूछते थे क्या है, प्रॉब्लम क्या है, तो मैं कुछ नहीं कहूँ। फिर बड़ी देर के बाद तो उन्होंने कहा अच्छा थोड़ा ब्रेक देते हैं। फिर वो मेरी वालिदा सेट पे बैठी थी, उनको जाके पूछा मम्मी इनको क्या तकलीफ हो रही है, क्योंकि इतना मुश्किल तो है नहीं कोई। तो उन्होंने कहा दरअसल क्या है, इनको कभी कभी वीजिंग होती है, मुझे क्या कहते हैं एलर्जिक एस्थमा हुआ करता था। तो वो जब वीजिंग होती है वो भाग के आओ नीचे और फिर डायलॉग बोलो, उससे वो सांस टूट जाती तो बोल नहीं पा रही है। तो बोले मुझे बताया होता, खामखा इतनी बेचारी वो भी भाग रही है और मुझे भी परेशानी, इतने रीटेक हो गए अभी तक ओके नहीं हुआ। तो फिर आए कहने लगे भाई आपको जो भी तकलीफ है मुझे बताया कीजिए, मैं कैसे समझूं कि आपको क्या तकलीफ है। तो उन्होंने कहा चलिए अभी लंच ब्रेक करते हैं उसके बाद करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, जब मैं भाग के आती हूँ नीचे उतरती हूँ शॉर्टकट कर दिया, समझे। तो फिर मेरी सेटल हो गई मेरी सांस। फिर 4 कदम जब डायलॉग की बारी आई, उन्होंने कहा 4 सीढ़ी ऊपर चढ़ के उतर के आइए फिर डायलॉग बोलिए तो आपका सांस नहीं फूलेगा। मैंने कहा वेरी गुड, यू नो। तो यू नीड अंडरस्टैंडिंग, अच्छे डायरेक्टर हो कि क्या तकलीफ क्या है। डायरेक्टर तो कह देते हैं मगर करने वाले को क्या है परेशानी वो अगर समझें तो ज्यादा आसानी होती है। निगोड़ी चिल्लाती क्यों है? नया पंछी है, घबरा के उड़ न जाए। देख तो सही, कहाँ के भूखा लग जाते हैं पीछे। लुभा के यहाँ तक लाए तो पता चले। जूही ये वही था। गुलाबो क्या हो गया है तुझे? इस तरह कहाँ उड़ी जा रही है? मैं उसे रोकने जा रही हूँ जूही, माफी मांगने। मैंने बहुत बुरा सलूक किया उसके साथ। ए भाई
ये पहलियां बुझाना छोड़ और सफा सफा हिंदुस्तानी में बात कर। ये सब क्या गड़बड़ है? वो जो मेरे पीछे आया था वो शायर है जूही, वही शायर जिसकी नज़्में मेरे दीवाले से लाई थी। ये देख, वही लिखाई, वैसा ही कागज। जूही, मैंने उसे भुक्कड़ समझ के यहाँ से निकाल दिया। भुक्कड़ था ना? है, तू उसे निकालती नहीं तो क्या गले लगाती? अरे उस्तादों की सारी तालीम पे पानी फेर दिया है तूने। चल चलो। एक डायरेक्टर के रूप में आप उनका मूल्यांकन किस तरह से करते हैं? डायरेक्टर तो वो बहुत ही बढ़िया थे, क्योंकि वो बहुत गौर से देखते थे, वो खामोश रहते थे, तो स्टडी करते थे कि आर्टिस्ट किस हद तक क्या क्या कर सकता है। उसीलिए उनके मेरे परफॉर्मेंस या माला सिन्हा के प्यासा में या रहमान साहब या महमूद या जॉनी वॉकर वगैरह, वो सबके परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे होते थे, क्योंकि उनके वो समझते थे इनकी लिमिट ये है, ये इनसे इतना ही ऐसे करवाओ। मालिश, तेल मालिश, चंपे। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। मालिश, तेल मालिश। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। तेल मेरा है मुस्की, गंज रहे ना खुशकी, जिसके सर पर हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी। सुन सुन सुन, अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। सुन सुन सुन, अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए, काहे घबराए, काहे घबराए। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। प्यार का हो बेझगड़ा या बिजनेस का हो रगड़ा, सब लफड़ों का बोझ हटे जब पड़े हाथ एक तगड़ा। सुन सुन सुन, अरे बाबू सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। सुन सुन सुन, अरे बाबू सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए, काहे घबराए, काहे घबराए। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। वहीदा जी, हम बात कर रहे थे गुरदत्त साहब की। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उनकी फिल्मों में काम करते हुए बहुत सारे गाने भी आप पर फिल्माए गए होंगे, तो किस गाने का पिक्चराइजेशन आपको बहुत अपील करता है, बहुत अच्छा लगा आपको? कागज के फूल में वक्त ने किया क्या हंसी सितम, वो एक गाना है जो अब तक मुझे बहुत यूनिक लगता है, इसलिए कि वो अपने जो कैरेक्टर है वो अपने ख्यालात को जाहिर कर रही हैं, मगर बिना लिप मूवमेंट के। ये जैसे दिल की आवाज़ है। और मैंने कहा लिप मूवमेंट नहीं होगा, ये कैसे गाना होगा? तो बोले आप कीजिए जैसे मैं कह रहा हूँ। तो ये इससे फीलिंग है, ये लड़की अब वो इसमें नहीं है कि खुले खुले जाहिर करे अपने फीलिंग्स को। जैसे शॉट्स होंगे विजुअली, जैसे हम प्ले करेंगे तो गाना पीछे से बजेगा तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और उसमें तो मैं कहूँगी एक्सप्रेशंस बहुत उन्होंने अच्छे एक्सप्लॉइट किए, और उसकी जो फोटोग्राफी थी और लाइटिंग थी उससे और भी वो चीज़ एनहांस हुई थी और बढ़िया दिखती थी। ये गाना भी बड़ा हॉन्टिंग हाँ है, जी। और इसकी मेलोडी जो है आज तक बहुत दिल को छू लेने वाली है। बिल्कुल।
हंसी सितम तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया क्या हंसी सितम तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया। बेकरार दिल इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा न थे। बेकरार दिल इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा न थे। तुम भी खो गए, हम भी खो गए, एक राह पर चल के दो कदम, वक्त ने किया क्या हंसी सितम तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया। जाएंगे कहाँ सूझता नहीं, चल पड़े मगर रास्ता नहीं। जाएंगे कहाँ सूझता नहीं, चल पड़े मगर रास्ता नहीं। क्या तलाश है कुछ पता नहीं, बुन रहे हैं दिल ख्वाब दम बदम, वक्त ने किया क्या हंसी सितम तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वहीदा जी, कागज के फूल का हमने गाना सुना, इंडियन क्लासिक्स में इसका शुमार होता है, लेकिन ये फिल्म असफल रही और कई लोग कहते हैं वक्त से पहले बन गई थी इसलिए ऐसा हुआ। ये सही बात है, वो वक्त से पहले बनी थी और जब पूरी फिल्म बन गई थी तो ट्रायल पे हमने सबने देखी तो सब एक दूसरे आपस में बात करते हैं कैसी है क्या है, तो मैंने फट से कह दिया कि पिक्चर चलेगी नहीं। तो अबरार साहब जो थे, जो डायलॉग राइटर थे, उनको बहुत बुरा लगा। बोले अभी तुम अभी छोटी बच्ची हो, तुम्हें क्या पता, क्या किस हिसाब से कह रही। मैंने कहा बहुत हैवी है पिक्चर। आज आपकी पिक्चर की वजह से मेरे फिक्र की खैर नहीं है। पता नहीं क्यों मेरे मन में आया कि चलेगी नहीं क्योंकि इट्स टू सैड एंड टू हैवी। उड़ जा प्यासे भंवरे, रस न मिलेगा खारों में, कागज के फूल जहाँ खिलते हैं, बैठ न उन गुलजारों में।
सबसे बिछड़े सभी बारी बारी अरे देख जमाने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी क्या लेके मिले अब दुनिया से आंसू के सिवा कुछ पास नहीं या फूल ही फूल थे दामन में या कांटों की भी आस नहीं मतलब की दुनिया है सारी बिछड़े सभी बारी बारी अरे देखी जमाने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी बिछड़े सभी बारी बारी। इतनी उस वक्त कमर्शियली बुरी थी कि बहुत दुख तो हुआ और मुझे इतना शौक नहीं लगा कि मैंने कहा मुझे तो पता ही था कि पिक्चर नहीं चलने वाली, मगर टेक्निकली बहुत ही खूबसूरत उम्दा फिल्म थी और उसमें आजकल उसके रिलीज होके 5-10 साल के बाद उसका अप्रिसिएशन बहुत होने लगा। उनका इंस्पिरेशन था एक हॉलीवुड की मूवी थी अ स्टार इज बॉर्न, यू नो, उससे, और उसमें चंद रियल इंसिडेंसेस थे जो उन्होंने डाले थे। एक सीन था कि एक एक्स्ट्रा को सेट पे बुलाया जाता है और वो जो एक्स्ट्रास के एजेंट जो भी होते हैं तो कहते हैं कि तुम अभी तक क्यों नहीं सेट पे गई। वो कहती जी मैं बच्ची को दूध पिला रही थी। तो बाद में पिला लेना, पहले शॉट के लिए जाओ। तो वो गुजरते हैं वहाँ से तो सुन लेते हैं, फिर आके एक दूसरी बच्ची उसको पैसे देते हैं, उनको अपनी बेटी की याद आती है, फिर कहते नहीं नहीं तुम बच्ची को दूध पिला के फिर आना। तो सबने पूछा ये आपको आइडिया कहाँ से आया? तो उन्होंने कहा एक वक्त ये मेरे साथ हुआ है, पता नहीं किस वक्त हुआ, किस फिल्म के दौरान हुआ। तो बोले कैसे बुरी तरह से ये लोग एक्स्ट्रास के साथ बिहेव करते हैं। ओए मूसा के बच्चे, ये एक्स्ट्रा लाया या फलक साथ दिमाग में पकड़ लाया? अब क्या अगर सिरा का मुझसे बिगड़ ना तो मैं उल्टे वस्त्र से तेरी अदालत कर दूंगा। इस बात संभाल लीजिए गुप्ता जी। एंड बैकग्राउंड की लाइटिंग रेडी है। गुड। क्रेन पे कैमरा चढ़ाओ और वहां से यहाँ तक फॉरवर्ड। ओके, लाइटिंग करो, मैं अभी आया। चलो भाई क्रेन। अरे ओ, सब एक्स्ट्रा सेट पे चले गए हैं और तू यही जमी हुई है। बस अभी जाती हूँ मास्टर जी। ये देखिए इसको संभालिए। मैं पूछता हूँ गई क्यों नहीं, बोलती क्यों नहीं? बच्चा भूखा रो रहा था, मैं दूध पिला रही थी। तुझे बच्चे की जन्नत से फुर्सत नहीं तो एक्स्ट्रा में काम करने क्यों आई? जी जल्दी की कोई जरूरत नहीं, आप बच्चे को सुला के सेट पे आइए। इधर आओ बेटी, क्या नाम है तुम्हारा? शम्मी। शम्मी, ये लो। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें थी वो जो उन्होंने उसमें डाले थे। तुम्हारी पिछली पिक्चर भी फेल हो चुकी है सुरेश। हाँ, ये खबर मैं पहले भी सुन चुका हूँ। मैंने तुम्हें ये खबर सुनाने नहीं बल्कि इस खबर का नतीजा सुनाने के लिए यहाँ बुलाया है। मैं जानता हूँ आपको 5-7 लाख का नुकसान हुआ है, आप फिक्र न करें। मेरी अगली पिक्चर में आप इससे भी ज्यादा कमा लेंगे। जरूर कमाएंगे, इस बात का हमने पूरा इंतजाम कर लिया। इतनी जल्दी? अभी तक तो मैंने कोई कहानी भी तय। आप फिक्र न कीजिए जनाब, मैंने कहानी तैयार कर ली। तो फिर कभी सुनाइए, पहले वो मुझे पसंद। तुम्हारे पसंद करने की जरूरत नहीं,
जो कुछ भी तुम्हें लिख कर दिया जाएगा तुम्हें वही शूट करना होगा। एक लफ्ज भी नहीं बदल सकोगे, एक लफ्ज। क्या? जी हाँ, गाने, म्यूजिक, किसी भी चीज में तुम्हारा दखल नहीं रहेगा। सारा इंतजाम हम खुद करेंगे, खुद। हाँ? आप मुझे इस तरह जलील करके पिक्चर नहीं बना सकते। सारा इंतजाम खुद करना है तो फिर पिक्चर भी किसी और से बनवा लीजिए। वो इंतजाम भी कर लिया है हमने। दरअसल तुम अब हमारी पिक्चरें बनाने के काबिल ही नहीं रहे। क्या कहा आपने? मैं पिक्चर बनाने के काबिल नहीं रहा? मेरी पिक्चरों से लाखों रुपए कमाए हैं आपने और मैं पिक्चर बनाने के काबिल नहीं रहा। तुम कामयाब थे लेकिन अब नहीं। ये फिल्म लाइन है सुरेश। सिर्फ तुम अकेले की खातिर मैं कंपनी के 500 आदमियों पर जुल्म नहीं कर सकता। दिमागी तौर पे तुम खत्म हो चुके हो। अब शायद तुम कभी भी कामयाब पिक्चर नहीं बना सकोगे। मैं खत्म नहीं हुआ, साबित कर दूंगा मैं खत्म नहीं हुआ। उसके बाद चौधरी के चांद बनी तो सुपर हिट हो गई थी। सुभान अल्लाह, वाकई चौधरी का चांद। प्यारे मियाँ ने ये सबसे बड़ा एहसान किया है। होठों पे खेलती है तबस्सुम की बिजलियां, होठों पे खेलती है तबस्सुम की बिजलियां, सजदे तुम्हारी राह में करती है कहकशां, दुनिया हुस्न इश्क का तुम ही शबाब हो, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। फिर अपनी क्या उसके बाद बनी थी साहब बीबी और गुलाम, उसको भी बहुत किया गया अप्रिशिएट और फिर वो फेस्टिवल में गई थी। अच्छा वेदा जी, साहब बीबी और गुलाम का जिक्र आया है। डायरेक्टर के रूप में नाम आता है अबरार अलवी साहब का, लेकिन पूरी फिल्म में ऐसा लगता है कि शैडो के रूप में गुरदत साहब मौजूद हैं। अभी देखिए अबरार साहब क्योंकि उनके साथ शुरू से काम कर रहे थे तो नेचुरली उनका इन्फ्लुएंस तो होगा ही ना, तो उन्होंने हमेशा गुरदत जी के पॉइंट ऑफ व्यू से शूटिंग की होगी और डिस्कशन होते थे होंगे उन दोनों के आपस में, क्योंकि जब मैं अकेली काम कर किया जैसे चंद सीन्स थे जहाँ गुरदत जी नहीं थे तो उसमें गुरदत जी नहीं आए थे सेट पे, और जब गुरदत जी थे सीन में एज ए लीडिंग मैन तो नेचुरली होते थे। ऑब्वियसली आई एम श्योर कि अबरार साहब और गुरदत जी के डिस्कशन जरूर होते थे होंगे आपस में कि इस चीज को इस तरह से किया जाए, इस तरह से किया जाए। ये प्रूफ ठीक कराना था उनसे, इस इश्तिहार को आज ही छपना है। लाइए मैं ठीक करवा देती हूँ, आप पढ़ते जाइए मैं सुन रही हूँ। मोहिनी सिंदूर के अद्भुत चमत्कार, जो प्रेमी या प्रेमिकाएं विरह की आग में भस्म हो रहे हों, रुक क्यों गए, आगे पढ़िए ना। या जिनके मिलन में अड़चने या बाधाएं हों, आगे जी, या जिन प्रेमियों की प्रेमिकाएं उनके पास तो हैं पर हवा नहीं करती। क्या? उनके पास तो हैं पर हवा नहीं करती। ठीक कर लीजिए उसे यूं, उनके पास तो है पर परवाह नहीं करती। जी जी। आगे पढ़िए। एक बात पूछें आपसे। क्या? भंडार से रसद निकाल के कौन देता है? क्यों? अब कुछ नहीं, यूं ही। मगर क्यों? या जिनके प्रेमी या प्रेमिकाएं इनसे रूठ चुके हों, दूर दूर रहते हों, इन्हें चाहिए कि हमारे विश्वविख्यात मोहिनी सिंदूर का सेवन करें, असर न होने पे दाम वापस, कीमत 1 रुपए 5 आने। ठीक है मैं चलूं? हमने सुना है कि उसमें जो छोटी बहू का किरदार जो मीना कुमारी जी ने प्ले किया वो आप करना चाहती थी। बिल्कुल। जब कहानी सुनाई गई और नॉवल
से लिया गया है, बंगाली नॉवल से। तो मुझे बहुत दिल किया कि मैं रोल करूं। तो गुरुदत्त जी ने कहा देखो आप नहीं कर सकती ये रोल। तो मुझे बहुत इंसल्टिंग लगा। तो मैंने कहा आपका मतलब ये है कि मैं अच्छी आर्टिस्ट नहीं हूँ? तो बोले नहीं नहीं, ये मतलब नहीं है, आप समझ नहीं रही। एक मैच्योर औरत का रोल है, जो औरत अपने हस्बैंड के प्यार के लिए बहुत ज्यादा तड़पती, जो उसको मिलता नहीं है। भूतनाथ, अजीब घर है ये। इतने बड़े घर की बहू बनी मैं, इतना रुपया पैसा, नौकर चाकर जेवर गहना सभी कुछ तो है। पर ये सारे सुख खोखले हैं भूतनाथ, खोखले। औरत का जो सबसे बड़ा सुख है मुझे वही। बहुरानी, आप हमें बुलाएं बहुरानी। हाँ बंसी, कल दोपहर को किसी भी तरह तुम अपने छोटे बाबू को मेरे कमरे में ला सकते हो। कैसे लाए बहुरानी? छोटे बाबू तो सारी दोपहरी टांग पसारे सोवत हैं। जैसे ही जागे तब ले आना। उनसे कह देना बहुत बीमार हूँ मैं। पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया पिया। सिर्फ एक बार देख जाएं आकर। समझ गए ना? समझ गए बहुरानी। फिर मैंने कहा क्या आपका मतलब कि औरत शादीशुदा होना चाहिए तो शादीशुदा औरत का रोल करें? नहीं, बोले वो नहीं, आप समझेंगे नहीं, आप अभी बहुत छोटी हैं इस चीज को कि हाउ यू वेट एंड पाइन फॉर योर हस्बैंड। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? एक बार इधर तो देखो जरा, सिर्फ एक बार। कुछ भी नहीं देख पाए? क्या बकवास करती हो? मैं यहाँ बैठा तुम्हारा मुंह देखा करूं? इतनी फुर्सत नहीं मुझे। सुनो तो, मेरा मुंह देखना तुम्हें पसंद नहीं तो ना देखो, पर आज तुम वहां ना जाओ। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। ना जाऊं? वो क्यों? इस हवेली के मर्दों को तुमने निकम्मा समझ रखा है क्या? पत्नी के पास रहने से मर्द निकम्मा तो नहीं हो जाता जी। धर्म को साक्षी मानकर तुमने मुझसे ब्याह किया है। क्या मेरी तरफ तुम्हारा कोई भी कर्तव्य नहीं? जिस मर्द को अपना कर्तव्य जोरों से सीखना पड़े, लाना तो धन्यवाद। तुम आज यहाँ? मुझसे कुछ काम है? नहीं, काम क्या, कई दिनों से तुम्हें देखा नहीं, इसीलिए। देखा नहीं तो लो देखो। देखो, देख चुकी। सिर्फ यूं देखने से मेरा मन नहीं भरता है जी। सारा जीवन तुम्हें देखती रहूं फिर भी नहीं भरेगा। क्या उटपटांग बकती हो? मैंने कह दिया ना मुझे देर हो रही है। रोज ही तो जाते हो वहां, एक दिन मेरे पास भी रह गए तो। मैं मर्द हूं छोटी बहू, चाबियों का ये गुच्छा नहीं जो सदा तुम्हारे पल्लू से बंधा रहूं। सदा की कौन कहता है जी, सिर्फ आज। कभी तो सेवा का मौका दो मुझे। हंसे क्यों? सेवा करना जानती हो तुम लोग? परख कर तो देखो एक बार, जानती हो या नहीं? मैं चौधरी वंश का मर्द हूं छोटी बहू, गर्म खून है मेरी रगों में। इस हवेली के मर्दों की सेवा करना हमारी बहुओं के बस का रोक नहीं। मैं दूसरी बहू जैसी नहीं हूं जी, गरीब घर की लड़की हूं। स्वामी को खुश करने के लिए सब कुछ कर सकती हूँ। मुझे खुश करने के लिए गाना गा सकोगी? मेरा गाना पसंद आएगा तुम्हें? वो तुम्हारा भजन नहीं, मस्ती में डूबा हुआ गाना, जैसे चुन्नी दासी गाती है। गा सकोगी? नाच सकोगी मेरे सामने? शराब पी सकोगी मेरे साथ? शराब? हाँ, शराब। बोलो, सारी रात शराब पियोगी मेरे साथ? नशे की मस्ती में झूम सकोगी मेरे सामने? सेवा का मौका चाहती थी ना तुम क्या सेवा करोगी मेरी? खैर फिर भी मैंने कहा नहीं, कुछ तो कोशिश तो करते। तो उन्होंने वैसा गेटअप दे के स्टिल फोटोग्राफ्स लिए। लेने के बाद मूर्ति साहब जो उनके कैमरामैन थे, वो हमने सब ने स्टिल्स देखी। मैं तो बड़ी खुश थी कि मैं बुरी नहीं लगती हूँ, अच्छे लग रही हूँ।
तो मूर्ति साहब ने कहा नहीं, गुरुदत्त जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, आप यू लुक वेरी यंग, कि ऐसा नहीं कि शादी हो के कुछ 5-10 साल हो गए, हस्बैंड की तवज्जो नहीं मिलती, ये तुम्हारे फेस पे ये आ नहीं सकती बात, तो भूल जाओ इस चीज को। तो मैं समझ गई बाद में क्या कहना चाह रहे हैं। उसके बाद गुरुदत्त जी ने कहा आप नहीं करेंगे, तो बात खत्म हो गई। तो जब अब्रार साहब डायरेक्ट करने लगे तो वो एक दिन घर पे आके कहने लगे देखो मैं पहली बार डायरेक्शन कर रहा हूँ, अगर आप नहीं करोगे तो लोग सोचेंगे क्योंकि मैं नया डायरेक्टर हूँ इसके लिए नहीं करे। मगर मैंने कहा उसकी तो कास्टिंग हो गई है अभी मीना जी के साथ। बोले नहीं जबा का रोल है वो भी तो कर सकते हो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं कर लूंगी। उन्होंने जाके गुरुदत्त जी को बताया तो उनको ताज्जुब हुआ, भाई आप समझ नहीं रहे हैं 14वीं के चांद के बाद आप एक बहुत बड़ी स्टार बन गई हैं, ये तो सेकेंडरी रोल है, टाइटल रोल नहीं है, क्यों करेंगी आप। तो मैंने कहा मुझे कोई हैंग अप नहीं है, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैंने कहा वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, जबा का रोल डिफरेंट डेफिनेट कैरेक्टर है। तो बोले आप सोच लीजिए क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ आपको करने के लिए। तो मैंने कहा नहीं अब्रार साहब ने इतना कहा तो मैं कर लूंगी। हाल ही में मुंगेर से लौटा हूँ मैं, फुर्सत मिलते ही तुम्हारे पास चला है। इस बीच में मैंने भी आपको बहुत याद किया। सचमुच जबा? आप नदिया जिले के हैं ना, मेरा ब्याह वहीं हुआ था। पर जबा अगर ससुराल वाले तुम्हें अपनाना चाहते तो आज तक चुप क्यों बैठते? कौन जाने चुप बैठे या नहीं, ये भेद तो सिर्फ बाबा को ही पता होगा जो वो अपने साथ ले गए। हो सकता है, पर मुमकिन है तुम्हारे पति ने अपनी दूसरी शादी कर ली हो। फिर भी मैं उनकी पत्नी हूँ। मुमकिन है वो बच्चालन हो, वो तुम्हें सुखी न कर सके। ये मेरा दुर्भाग्य है। मुमकिन है वो तुम्हें अधर्मी समझता हो, फिर भला वो अपनाएगा तुम्हें? यही तो मैं भी जानना चाहती हूँ भूतनाथ बाबू, पर आप मुझे ये जानने से रोक क्यों रहे हैं? जबा नहीं जबा, जो भी तुम्हारे मन की साध है मैं जरूर पूरी करूंगा। जाओ उनका पता ला दो। उस दिन पुराने कागजात छानते छानते अचानक एक पत्र पे मेरी नजर पड़ गई। मेरे ब्याह के बाद मेरी दादी ने दादा से छुपा के मेरे बाबा को एक पत्र लिखा था। इसमें उनका पता ठिकाना सब कुछ है। एक्चुअली मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हैं? आप उन्हें जानते हैं क्या? शायद शादी के बारे में ठीक तरह से पता करना होगा। वैद्य जी हम जिक्र कर रहे थे दिल को गहरे तक छू जाने वाली आपकी फिल्म साहब बीबी गुलाम का। इसके गाने भी दिल को छू लेने वाले हैं। कोई ऐसा गाना जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो? एक तो मेरा अपना गाना है भंवरा बड़ा नादान, उसके उसमें जो शरारत कैरेक्टर की थी वो बहुत अच्छी थी। बगियन का मेहमान है फिर भी जाने ना जाने ना जाने ना, कलियन की मुस्कान है भंवरा बड़ा नादान है, बगियन का मेहमान है फिर भी जाने ना जाने ना जाने ना, कलियन की मुस्कान है भंवरा बड़ा नादान। कुछ बोले ना वो मुख देखे कुछ बोले ना, भंवरा बड़ा नादान है।
मगर उसका दूसरा जो गाना जो मुझे बहुत पसंद है कि न जाओ सैया छुड़ा के बैया, वो पिक्चराइज बहुत अच्छी तरह से किया था। न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। न चल रहा है सुहाग मेरा, जो तुम न होगे तो क्या करूंगी, क्या करूंगी। न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। ये बिखरी जुल्फे, ये खिलता गजरा, ये महकी चुनरी, ये मन की मदरा। ये बिखरी जुल्फे, ये खिलता गजरा, ये महकी चुनरी, ये मन की मदरा। ये सब तुम्हारे लिए है प्रीतम, मैं आज तुमको न जान दूंगी, जान न दूंगी। न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। मैं तुम्हारी दासी, जन्म की प्यासी, तुम ही हो मेरा सिंगार प्रीतम। मैं तुम्हारी दासी, जन्म की प्यासी, तुम ही हो मेरा सिंगार प्रीतम। तुम्हारे रस्ते की धूल लेकर मैं मांग अपनी सदा भरूंगी, सदा भरूंगी। न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। उजाले उनकी यादों के सुप्रसिद्ध अभिनेत्री वहीदा रहमान से कमल शर्मा की लंबी बातचीत रही। इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे दिलीप कुलकर्णी, संयोजन कल्पना शेट्टी ने। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया कमल शर्मा ने। तो जरूर सुनिएगा कार्यक्रम उजाले उनकी यादों की।